हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग 50 में से 20 प्रश्न सही कर लिए तो आपकी जीके जेस की तैयारी बहुत ही अच्छी है और आप लोग इस टेस्ट को पास कर लेंगे और एग्जाम को भी अच्छे नंबरों से पास कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और भी सब्जेक्ट की वीडियोस अगर आप लोगों को देखनी है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना। हिंदी, जीके, रीजनिंग, करंट अफेयर एंड सब्जेक्ट एबिलिटी की जो है आपको क्लासेस मिल जाएंगी एंड बिल्कुल फ्री में आप लोग प्रीवियस पेपर्स की भी वीडियोस आप लोग देख सकते हैं। तो 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ बीएड में एडमिशन लेना है तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देख लेना, पूरी जरूर देख लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें ताकि जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं, तो डेली टाइम से आप लोग क्लास को ज्वाइन कर लिया करें। यहाँ पे देख सकते हैं मात्र 160 रुपये में आपको मिल रहा है बीएड एंट्रेंस एग्जाम का जो है पूरा नोट्स। 527 पेज की ये पीडीएफ है। इसमें सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज 5000 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड 2012 से 22 तक के यानी कि 10 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। कैसे लेना है, इसे परचेज करना है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले क्रैश कोर्स करके लिंक होगी। उस लिंक पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद 160 का पेमेंट करना है। जैसे ही आपकी पेमेंट सक्सेस होगी, डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके ना? कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो आप लोग हमसे बातचीत भी कर सकते हैं, ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, पढ़िए और जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। बताएं सब लोग भाई, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं पहले की क्लास में करवा चुका हूं, यानी कि 2 से 3 महीने पहले ही करवा चुका हूं। तो आपका रिवीजन हो रहा है, रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना? बताइए निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। गुड मॉर्निंग भाई सभी को, गुड मॉर्निंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए और सभी लोग हर प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। इसमें मौर्य वंश लिखा हुआ है, गुप्त वंश लिखा हुआ है, कुषाण वंश लिखा हुआ है, कण्व वंश लिखा हुआ है। तो बताइए सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। तो इसमें देखिए जो आपका प्राचीनतम राजवंश है वो है आपका मौर्य वंश, ठीक है ना? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। पहला का जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोगों से प्रश्न है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? बताएं सब लोग, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, बहुत अच्छे। चलिए आगे चलें। गुप्त वंश के संस्थापक बताएं। सभी लोग गुप्त वंश के संस्थापक बताएंगे कौन थे गुप्त वंश के संस्थापक। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है गुप्त वंश वाला। जवाब दीजिए सब लोग, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? इसकी फ्री में पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया हूँ। तो गुप्त वंश के जो संस्थापक थे श्रीगुप्त थे। कौन थे? श्रीगुप्त थे। चलिए बहुत अच्छे। चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बताएं सब लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? गुड मॉर्निंग भाई सभी को, गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। चलिए बताएंगे सब लोग। तो दूसरा है आपका, दूसरा का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? बताएं कौन सा सम्मिलित नहीं है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए यहाँ पे बिहू आपका असम का प्रमुख त्यौहार है, पोंगल आपका जो है तमिलनाडु का है एंड वैशाखी आपका पंजाब का है। ओणम जो कि आंध्र प्रदेश का नहीं है बल्कि ये कहाँ का है? केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। तो यही वाला आपका नहीं सही था, बी वाला, ठीक है? ओणम केरल का है, ठीक है? चलिए, सुगौली की संधि किनके बीच संपन्न हुई थी? बताएंगे सब लोग। सुगौली की संधि जो कि 1816 ईस्वी में हुई थी, ये किनके बीच संपन्न हुई थी आपको बताना है। बताइए सब लोग, सुगौली की संधि किनके बीच संपन्न हुई थी? ये ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। चौथा का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले तत्व हैं कौन से? जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले तत्व हैं
जलवायु है आपका, ठीक है ना। 5 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है कहाँ? बताइए सब लोग भाई, विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है कहाँ? विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है कहाँ? ये है आपका, कहाँ है? रामेश्वरम में है। बहुत अच्छे। 6 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देंगे। राष्ट्रपति लोकसभा में अखिल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में मनोनीत कर सकता है? 7 का जवाब दें। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। एक ऑप्शन और ले लीजिए, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए, जैन मतानुसार उनके अंतिम से एक पहले तीर्थंकर कौन थे? यानी कि 24वें आपके महावीर स्वामी थे और 23वें यहाँ पे पूछ रहा है, तो 23वें तीर्थंकर कौन थे ये आपको बताना है। पार्श्वनाथ थे, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। 8वां का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? बताएं सब लोग, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? ये क्वेश्चंस कई बार अपनी क्लास में करवा चुका हूँ। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है कौन सी? पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, शाक्य दर्शन या न्याय दर्शन? न्याय दर्शन के तो योग आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे शाक्य दर्शन के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? कपिल मुनि, ठीक है ना। 9 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। चलिए आगे चलें। यहाँ पे न्याय मैंने बता दिया था, क्या बताया था? योग वाले से, वो गलत हो गई। योग से संबंध है पतंजलि का, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? बताएं, 10 का जवाब देंगे। निम्नलिखित देशों में किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? म्यांमार, इंडोनेशिया, मॉरिशस या सिंगापुर? सभी को एक बार फिर से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग भाई। क्रैश कोर्स परचेज करना है तो परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आपके पास तैयारी करने का समय है। अभी आज 7 ही तारीख है, अभी बहुत समय है, 1 महीने से ज़्यादा आपके पास तैयारी करने के समय है। तो वो देश जिसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है वो है आपका सिंगापुर। 10 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एलोरा स्थित कैलाश मंदिर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? परमारों को, पालों को, प्रतिहारों को, राष्ट्रकूटों को? एलोरा स्थित कैलाश मंदिर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? तो ये श्रेय जाता है राष्ट्रकूटों को। 11 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? अधिमूल्यन, अवमूल्यन, विमुद्रीकरण या इनमें से कोई नहीं? तो वो है आपका अवमूल्यन, ठीक है ना। 12 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? जहांगीर की, ठीक है ना। बहुत ही अच्छे। 13 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किए थे? बताएं, 14 का जवाब देंगे सब लोग। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किए थे? 385 किलोमीटर लगभग, ठीक है ना। तो बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहे थे? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में यह प्रश्न रिपीट हो चुका है। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहे थे? रॉलेट एक्ट को, या हंटर आयोग को, या मॉन्टेगू घोषणा को, या कम्युनल अवार्ड को? तो गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहे थे? रॉलेट एक्ट को कहे थे, ठीक है ना। 15 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? बताइए सब लोग, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो वो थे भाई दादा भाई नौरोजी। 16 का ए सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और बांडों की खरीद कहलाती है क्या? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, या अनिवासी भारतीय निवेश, या पोर्टफोलियो निवेश, या विदेशी अप्रत्यक्ष निवेश? 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। बताएं, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और बांडों की खरीद कहलाती है क्या? डियर कहलाती है पोर्टफोलियो निवेश। क्या कहलाती है? पोर्टफोलियो निवेश। 17 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए,
बीटी बीज का संबंध किससे है? कई बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, रट लेना। बीटी बीज का संबंध किससे है? चावल से, कपास से, गेहूं से या तिलहन से? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बताइए सब लोग, बीटी बीज का संबंध किससे है? कपास से है। किससे है? कपास से है। ठीक है। और कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? बताएंगे सब लोग भाई, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है कहाँ? जिनेवा में, पेरिस में, वियना में या वाशिंगटन में? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्यालय है वो है वियना में। 19 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है? बताएंगे भाई सब लोग, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है? बताइए सब लोग, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है इसमें? तो इसमें कपास, सन, जूट, ये सब आपकी क्या है? रेशा फसलें हैं। तो 20 का जितने भी लोग यहाँ पे सी जवाब दिए थे उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, पवन वेग निम्नलिखित में से संबंधित है किससे? आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो फटाफट वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। चलिए, पवन वेग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पवन वेग किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दाब प्रवणता से। किससे संबंधित है? दाब प्रवणता से संबंधित है। ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। यदि अगले भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त ना हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा या संसद के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा? 22 को जवाब दें सब लोग। यदि अगले भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त ना हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। किसके द्वारा? तो नामित किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है ना। 22 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए नागरिकों को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? राष्ट्रपति चुनाव के लिए यहाँ पे बात हो रही है। देखिए, अगर राष्ट्रपति की बात हो, उपराष्ट्रपति की बात हो, राज्यपाल की बात हो तो 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। ठीक है ना। 23 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राष्ट्र बनाता है? बताएं। यह आपका मनोविज्ञान का प्रश्न है। बताइए सभी लोग, किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। ठीक है। 24 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गवा देगा यदि वह शत्रुओं से निरंतर अनुपस्थित रहे कितने दिनों तक? 45 दिनों तक, 60 दिनों तक या 90 दिनों तक या 365 दिनों तक? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, गलत नहीं होना चाहिए आपसे। तो देखिए, अगर संसद 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है लगातार तो वह अपनी सदस्यता गवा देगा। तो 25 का जितने लोग यहाँ पे बी जवाब दिए हैं 60 दिनों तक, तो उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलें। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित हैं किसमें? बताएं, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित हैं किसमें? केंद्रीय सरकार में, राज्य सरकार में, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों में या स्थानीय शासन में? तो भारत में जो अवशिष्ट शक्तियाँ निहित हैं वो केंद्रीय सरकार में निहित हैं। 26 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध जी को, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है सारनाथ, तो ये सारनाथ में अपना जो है प्रथम उपदेश दिए थे। और कपिल वस्तु राजगृह इनसे संबंधित नहीं है स्थान। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 29 वर्ष की अवस्था में ये गृह त्याग दिए थे। ठीक है ना। और कुशीनगर में इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, यानी कि इनकी मृत्यु हुई थी। और सर्वाधिक उपदेश ये श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है ना। चलिए आगे चलें। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने हैं कौन? प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने हैं कौन भाई? 28 का जवाब देंगे सब लोग। गोली की रफ्तार से आंसर देंगे सब लोग, फटाफट आंसर देंगे सब लोग। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है कौन? तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने हैं मोरारजी देसाई। कौन बने हैं डियर? मोरारजी देसाई बने हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास, प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास या नौकरशाही के पास? तो ये शक्ति होती है प्रधानमंत्री के पास। किसके होती है पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है कितनी है, कितने वर्ष है?
अगर हम उच्चतम न्यायालय की बात करें तो 65 वर्ष, अगर उच्च न्यायालय की बात करें तो 62 वर्ष। ठीक है, ध्यान रखना, दोनों को याद रखना। ठीक है, कभी कभी दोनों एक साथ ही पूछता है। ठीक है, चलिए यह आ गया है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है। किसके लिए ये किया गया है, इसको सम्मिलित, ये आपको बताना है। 31 का जवाब देंगे, फटाफट आंसर करेंगे। 20 क्वेश्चंस और अभी आपके बाकी हैं, फटाफट आंसर देंगे सब लोग। सभी को भाई गुड मॉर्निंग, जितने लोग लेट में क्लास में ज्वाइन हुए हैं, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें ताकि और सारे बच्चे हमारी क्लास में ज्वाइन हो सकें, उनको भी हेल्प मिल सके हमारी क्लास से। तो बिल्कुल फ्री में तैयारी करना है तो बस एजुकेशन भी स्टाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी वाली बटन को प्रेस कर लेना है, ताकि जो भी यूपी बेट एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। तो इसको देखिए, जो सम्मिलित किया गया था, किस कारण से सम्मिलित किया गया था, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए किया गया था। ठीक है ना, तो 31 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किस सिख गुरु ने हरमंदिर साहिब यानी कि स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सीधे एग्जाम में छापने वाला प्रश्न है, बताएंगे सब लोग। किस सिख गुरु ने हरमंदिर साहिब की स्थापना की थी। गुरु अर्जुन देव ने की थी। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए 32 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगर पहले गुरु पूछे सिख धर्म के तो गुरु नानक देव थे। अंतिम गुरु कौन थे, 10वें जो थे, अंतिम गुरु थे यही, तो 10वें गुरु कौन थे, कमेंट बॉक्स में सभी लोग छाप देंगे। चलिए, सहारा प्रदेश में धूल दानव है, सहारा प्रदेश में धूल दानव है। प्रातः काल चलने वाली तीव्र आंधी है, यही सहारा प्रदेश में धूल दानव है। ठीक है, चलिए चूना पत्थर का कायांत्रित रूप है कौन सा। चूना पत्थर का कायांत्रित रूप है संगमरमर, स्लेट, ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट। तो चूना पत्थर का कायांत्रित रूप है वो है आपका संगमरमर। 34 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है। विश्व में कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है अधिकतम, ये आपको बताना है। तो ये होता है ब्राज़ील में। 35 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर संकेत करता है, बताएं सब लोग। अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर संकेत करता है, निर्यात प्रोत्साहन जो है आपका संकेत करता है। ठीक है, अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम स्थित है कहाँ। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम स्थित है कहाँ, बताएं सब लोग। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम स्थित है कहाँ। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम स्थित है कहाँ, ये मुंबई में है। 37 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है। 38 का जवाब देंगे सब लोग, वाराणसी में है। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है, वाराणसी में है। 38 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है। कल मैंने न्यूनतम पढ़ाया था तो ऑस्ट्रेलिया था, तो सर्वाधिक की बात यहाँ पे हो रही है तो एशिया में है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलें, फोर्ट विलियम जो है कहाँ स्थित है। फोर्ट विलियम बताएं, फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है। 40 का जवाब दीजिए सब लोग भाई, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। फोर्ट विलियम कहाँ है, कोलकाता में है। बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर पता रहा होगा। चलिए 40 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। चलिए, प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है। प्रकाशीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, बहुत अच्छे, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, बताएं सब लोग। बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। ट्रांस एस्टेरिफिकेशन प्रक्रिया अपनाई जाती है। 42 का जितने भी लोग यहाँ पे सी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अमोनिया का एक गुण कौन सा है, बताएं सब लोग। अमोनिया का एक गुण कौन सा है। 43 का जवाब देंगे सब लोग, अमोनिया का एक गुण कौन सा है। इसके जलीय विलयन में लाल, लिटमस नीला हो जाता है, यही अमोनिया का एक गुण है। ठीक है, चलिए, उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती हैं। उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है। मोडेम आपका है। ठीक है ना, मोडेम। चलिए बहुत अच्छे। दिल का दौरा किस कारण से होता है, बताएं सब लोग। दिल का दौरा किस कारण से होता है।
दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी से होता है दिल का दौरा, ठीक है ना। 45 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें से जो है विषम कौन सा है बताइए सभी लोग भाई, इसमें से विषम कौन सा है? बूझा चूना है आपका, ठीक है ना, बहुत अच्छे भाई। जैव निम्नलिखित अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? जैव निम्नलिखित अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? न्यूक्लिक प्रोटीन से, ठीक है, बहुत अच्छे। बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है? निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों को में वायु को प्रदूषित करता है? तांबा, क्रोमियम, सीसा, कैल्शियम। तो वो है आपका सीसा। क्या है? सीसा है। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? बग, ये तो रट गया होगा प्रश्न, 3 से 4 बार करवा चुका हूँ ये प्रश्न, कई प्रैक्टिस सेट में ये प्रश्न मिल चुका है। और आप लोग अभी चैप्टर वाइज नहीं पढ़े हैं तो चैप्टर वाइज वाली क्लास जाके देख लें। और आज तत्सम तद्भव की सेकंड एंड लास्ट क्लास होगी, ठीक है। पहली क्लास नहीं देखें तो देख लीजिएगा आप लोग। तो बग क्या होता है? एरर होती है, गलती होती है, ठीक है ना। तो बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कास्ट स्पिरिट क्या होती है बताएं? कास्ट स्पिरिट मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल। तो कास्ट स्पिरिट होती है मेथिल एल्कोहल, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जीके जिसकी क्लास कैसे लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। और 50 में से अगर आपके 20 प्रश्न सही हुए हुए, 20 से ज़्यादा मतलब सही हुए हैं, तो आप लोग इस टेस्ट को पास कर लिए हैं, ठीक है। आप लोग बताइए, आप लोग टेस्ट को पास किए हैं आज की नहीं पास किए हैं, ठीक है। और ऐसे ही डेली वीडियोस क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। कुछ भी डाउट्स है तो आप लोग इंस्टा पे आप लोग हमें डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा फीडबैक जरूर देना आज की क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।